हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए एनिमल हस्बेंड्री की नेक्स्ट सीरीज़ लेके आई हूं। देखिए, ये सेशन थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए क्योंकि मैंने इसमें पशुओं की कुछ नस्लें भी डाली हैं। तो वैसे तो नस्लें और ये जो रोग होंगे पौधों के, पशुओं के, हम अलग से करेंगे, अलग से क्विज लेके आऊँगी मैं उसके लिए, लेकिन फिर भी एक दो मैं डालती रहूँगी ताकि आप सबको थोड़ा याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले की तरफ 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। उस टाइम में आपको अपना आंसर सोचना है, ओके, और एंड में स्कोर टाइप करके जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो बताइए जल्दी से, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ABCD जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, टाइम अप होता है। 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? उर्वरक उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। एक और क्रांति है उर्वरक उत्पादन को, 2 क्रांतियों का नाम दिया गया है। एक तो भूरी क्रांति और इसे धूसर क्रांति भी बोल देते हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा? उर्वरक उत्पादन। उसके अलावा दूसरी क्रांति है जो मसाला उत्पादन, इसको बादामी क्रांति बोलते हैं। बायोडीजल उत्पादन है जो, इसको बोलते हैं कृष्ण क्रांति, ओके। सारे ऑप्शंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं जो जो क्रांतियां हैं। तो मैं फिर बोल रही हूँ आपको, रटिए मत। जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ में बता रही हूँ ना, जो भी क्वेश्चन होगा अगर उससे रिलेटेड कोई फैक्ट बन रहा होगा इंपॉर्टेंट, तो मैं वो भी आपको साथ साथ बताऊंगी। तो ध्यान से सुनिएगा सभी पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? यानी कि पौधे में वृद्धि के लिए, यानी कि बढ़ने के लिए और प्रोटीन उत्पादन के लिए इसमें से क्या जरूरी है? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जरूरी है पौधे में वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन के लिए। देखिए, अगर किसी को स्पीड में लग रहा हो तो वीडियो को पॉज कर करके ऑप्शंस देख सकते हो आप, ओके। अगर मैं ज़्यादा टाइम दूंगी आपको तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप सबका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस चेक कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा व्यापक स्तर पर फसल बीमा योजना कब चलाई गई? तो बताइए फसल बीमा योजना कब चलाई गई थी? आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। तो इसका आंसर क्या होगा? 1985, यानी कि अप्रैल 1985 में व्यापक स्तर पर फसल बीमा योजना चलाई गई थी। और परीक्षण के तौर पर इससे पहले एक बार 1973 से 1984 तक भी ये योजना चलाई गई थी, लेकिन ऑफिशियली जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने लॉन्च की थी ना ये व्यापक स्तर पर, वो 1985 में ही की थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1985, ओके। पहली फसल बीमा योजना। कृषि वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कृषि वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? जल्दी से बताइए, फोर्थ का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? जुलाई से जून तक। कृषि वर्ष की अवधि जुलाई से जून तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उत्पत्ति स्थल भारत को माना जाता है? अब देखिए, उत्पत्ति स्थल यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारत से ही पैदा होने स्टार्ट हुई है, भारत में इनका उत्पादन स्टार्ट हुआ है। बताइए जल्दी से, 5th का आंसर क्या होगा? टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? यह सभी, यानी कि भिंडी, लौकी, गन्ना, आम, ये सारी की सारी जो फसलें हैं इन सब का उत्पत्ति स्थल भारत को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडी निम्न में से कौन सी फसल है? तो बताइए, भिंडी इनमें से कौन सी फसल है? रबी की है, खरीफ की है, जायद की है? इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। चलिए, टाइम अप होता है। 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? जायद। देखिए, अब रबी खरीफ की फसल आपको पता है, रबी की सर्दियों में, खरीफ की मानसून में उगाई जाती है, लेकिन जायद की फसल कौन सी होती है? जो मार्च में बोई जाती है और इन्हें मई जून में काट लिया जाता है। जितनी भी ये जो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये बीच में जो बीज होते हैं ना, और ये थोड़ी रसीली सी लार वाली फसलें होती हैं, वो सारी की सारी जायद की फसलें होती है। मेनली तरबूज, खरबूज, ककड़ी और भिंडी, खीरा, ये सभी जायद की फसलें होती है और कुछ सब्जियां, ओके। तो जायद की बस 4-5 ही फसलें हैं, आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बासमती चावल के लिए कौन सा जिला विश्व प्रसिद्ध है? क्या होगा इसका आंसर? करनाल, ओके। करनाल जिला बासमती चावल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनीगंधा, गेंदा फूल, ग्लोडियोलस फूल में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो पहले नंबर पर किस जिले का प्रथम स्थान आता है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? फरीदाबाद, ओके। फरीदाबाद का स्थान आता है। और हाँ, मैं आपको और भी जिले बता देती हूँ। अब देखिए, फरीदाबाद का आता है। ऑप्शन ए में क्या है? सिरसा। सिरसा किस चीज में प्रथम है उत्पादन में? बताइए जल्दी से। सिरसा कपास उत्पादन में प्रथम है, ओके। यमुनानगर गन्ना उत्पादन में प्रथम है। और पंचकुला मक्का के उत्पादन में प्रथम है।
यदि ज्वार उत्पादन में पूछा जाए तो प्रथम नंबर पर रोहतक आता है। ओके, मेन याद रखिएगा, जो प्रथम है उत्पादन वो सब ये आपको याद होने चाहिए सभी के सभी। और खाली गेंदा उत्पादन पूछा जाए ना तो उसमें झज्जर आंसर आएगा। ओके, सिर्फ गेंदा उत्पादन पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? तो कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी, बताइए जल्दी से, जल्दी आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 अक्टूबर 2000 में कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि गांधी जी थे वो किसानों के काफ़ी हितैषी थे, उनकी काफ़ी वो करते थे, तो उन्हीं के जन्मदिन वाले दिन 2 अक्टूबर 2000 को ही कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत कहाँ से हुई? तो हरियाणा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत कहाँ से हुई, इनमें से बताइए जल्दी से, 10th का आंसर। चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर क्या होगा? फ्रेश ब्रांड की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुड़गांव से। ओके, हरियाणा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत हुई थी गुड़गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे सभी स्टूडेंट जल्दी से, फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी इससे रिलेटेड। आई होप सबने आंसर सोच लिया होगा, ऑप्शंस देख लिए होंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, किसी को फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? पानीपत। ओके, हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ है? पानीपत है। लेकिन पूछा जाएगा हरियाणा का सिर्फ पहला अनाज बैंक कहाँ है, तो आंसर गुड़गांव आएगा। और वस्त्र एवं अनाज बैंक पूछा जाए ना तो पानीपत आएगा। आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैं इस इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ साथ बताती हूँ आपको, क्योंकि जो थोड़े सेम होते हैं उसमें कंफ्यूजन हो जाती है और दूसरा ऑप्शन टिक कर देते हैं बच्चे। बटन मशरूम उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो बताइए बटन मशरूम उत्पादन में हरियाणा का स्थान कौन सा है? जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ओके, और हरियाणा में प्रथम स्थान पर है सोनीपत। सोनीपत का एक खूबड़ू गांव है, वो प्रथम स्थान पर है बटन मशरूम उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल परियोजना कहाँ से संबंधित है इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? घरोंडा करनाल से संबंधित है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल परियोजना। ऑप्शन में घरोंडा भी आ सकता है और करनाल भी आ सकता है। ओके, चलिए अब और बता देती हूँ आपको। अब ये तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल परियोजना हो गई। अगर वेजिटेबल की बजाय फ्रूट्स आ जाए तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट परियोजना मंजियाना सिरसा से संबंधित है। ओके, सिरसियाना में एक मंजियाना है जगह, वहां से संबंधित है। ओके, तो फ्रूट्स वाला भी याद रखना है आपको। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइए जल्दी से, इनमें से आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी आंसर दीजिए। आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? करनाल में नीलोखेड़ी एक स्थान है, वहां से संबंधित है आलू प्रौद्योगिकी केंद्र। ऑप्शन में नीलोखेड़ी भी आ सकता है, करनाल भी आ सकता है। ओके, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। ओके, आई होप नीलोखेड़ी काफ़ी पॉपुलर जगह है, वो आपको भी पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ है? तो एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ स्थित है इनमें से? बताइए जल्दी से, जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? शाहबाद। यानी कि शाहबाद जो कुरुक्षेत्र में एक जगह है, वहां पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र है। वहां पर एक चीनी मिल भी है जो काफी फेमस है और उसे बेस्ट चीनी मिल का अवार्ड भी मिला था। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट कहाँ है हरियाणा में? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? गन्नौर जो कि सोनीपत जिले में पड़ता है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट है। ये नीदरलैंड की सहायता से स्टार्ट की गई थी और अभी हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार भी शुरू हुआ है कुछ समय पहले ही, वो पंचकुला में है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट गन्नौर और अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ शुरू हुआ है? पंचकुला में। राज्य में ऑटो पार्क क्लस्टर कहाँ स्थित है? तो बताइए राज्य में ऑटो पार्क क्लस्टर कहाँ है इनमें से? आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट जल्दी से। ऑटो पार्क क्लस्टर कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा? गुरुग्राम। राज्य में ऑटो पार्क क्लस्टर गुरुग्राम में है।
ओके, और कुछ क्लस्टर बता देती हूँ मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है। एक लाइट इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स क्लस्टर है, यानी कि ऑटो पार्क क्लस्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है। इक्विपमेंट्स क्लस्टर है ना, जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स क्लस्टर, वो कहाँ है, फरीदाबाद में है। और यदि पूछा जाए टेक्सटाइल क्लस्टर कहाँ है, तो टेक्सटाइल क्लस्टर कहाँ है, पानीपत में। आप समझ सकते हैं, ऊन वगैरह के जो कंबल वगैरह बनते हैं, कपड़ा मार्केट वगैरह, कपड़े भी बनते हैं ज़्यादातर पानीपत में। तो कपड़ों, तो ऑब्वियस सी बात है टेक्सटाइल क्लस्टर कहाँ मिलेगी आपको, पानीपत में मिलेगी। तो टेक्सटाइल क्लस्टर पानीपत में, इक्विपमेंट क्लस्टर फरीदाबाद में, ऑटो पार्क क्लस्टर गुरुग्राम में। और हाँ, एक जूट उत्पादन क्लस्टर भी है, वो कुरुक्षेत्र में है। लेदर फुटवेयर क्लस्टर कहाँ है, रेवाड़ी में है। ये सभी याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना कब हुई। तो हरियाणा सहकारी चीनी मिल की संघ की स्थापना कब हुई थी, बताइए, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसका आंसर क्या होगा, सन 1966। हरियाणा सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना कब हुई थी, 1966 में हुई थी। और एक सरस्वती चीनी मिल है, सहकारी चीनी मिल है, वो भी पूछी जाती है क्योंकि वो पहली चीनी मिल है भारत की। तो वो कहाँ लगाई गई थी, सॉरी हरियाणा की, वो लगाई गई थी 1933 में लगाई गई थी। ओके, हरियाणा की पहली चीनी मिल थी वो, सरस्वती सहकारी चीनी मिल। निम्न में से कौन सा फल आभासी है, इनको फॉल्स फ्रूट्स भी बोलते हैं। देखिए, हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी सी टफ लगे, क्वेश्चंस मुश्किल लगे, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं या फिर बहुत कम पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप इसको अभी देख लेंगे और 2-4 दिन में एक बार फिर रिपीट करके और एग्जाम टाइम पे रिवीजन कर जाएंगे तो आपको ये सब क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ओके, स्टार्टिंग में सब कुछ टफ लगता है। आप स्टार्टिंग में अपने हरियाणा जीके पढ़ी होगी, बचपन से इंडियन जीके पढ़ रहे होगे, तो वो भी थोड़ी सी अजीब लगी होगी आपको, लेकिन 1-2 बार में आपको आदत पड़ गई होगी और अच्छी लगने लगी होगी। तो ऐसा ही हर सब्जेक्ट का होता है। तो देखिए, फॉल्स फ्रूट्स इनमें से कौन सा है, बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा यह सभी, यानी कि सेब, नाशपाती और अमरूद, ये सारे के सारे फॉल्स फ्रूट होते हैं। 2 तरह के फ्रूट्स होते हैं, एक तो फॉल्स फ्रूट होते हैं, ओके, आभासी, और दूसरे होते हैं वास्तविक फल। ओके, आभासी फल वो होते हैं जो जिनमें बीज पाया जाता है, ओके, जिनका बीज विकसित होता है। और वास्तविक फल कौन से होते हैं, जिनका बीज अच्छे से विकसित नहीं होता, यानी कि वो ज़्यादा कठोर नहीं होता, थोड़ा नरम सा ही मिलेगा, ओके, या फिर उनमें बीज ही नहीं होता है। तो वास्तविक फल निम्न में से कौन सा है, आप समझ ही गए होंगे। आंसर क्या होगा, यह सभी, ये सारे के सारे वास्तविक फल। आप देखिए, केले में बीज होता है, नहीं होता, वास्तविक फल है। अंगूर में बीज होता है, नहीं होता, होता है तो थोड़ा बहुत छोटा सा होता है, ओके, उसको आप खा भी जाते हैं, तो वास्तविक फल है। पपीते में हल्के हल्के बीज होते हैं और पपीते के बीजों को खाया भी जाता है, यानी कि उनका सेवन किया जाता है। ओके, तो ज़्यादातर आप बीज से पहचान कर सकते हैं, तो उससे पता चल जाएगा आपको कौन सा फॉल्स फ्रूट है और कौन सा वास्तविक है, यानी कि आभासी और वास्तविक फल। ये भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इमली और अंगूर में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता होना चाहिए आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। इमली और अंगूर में निम्न में से कौन सा एसिड पाया जाता है मेनली, तो इसका आंसर क्या होगा, टार्टारिक एसिड। ओके, इमली और अंगूर में मेनली टार्टारिक एसिड पाया जाता है। अब शुरू से देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, मैलिक अम्ल है। तो ये मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है एप्पल में, यानी कि सेब में, और केले में भी पाया जाता है थोड़ा बहुत। दूसरा है साइट्रिक अम्ल, ये किस में पाया जाता है, ये ज़्यादातर खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है। ओके, तो आई होप याद हो गया होगा आपको, मैलिक अम्ल एप्पल में, साइट्रिक खट्टे फलों में, और टार्टारिक इमली और अंगूर में। बटर फ्रूट किसे कहा जाता है, तो बटर फ्रूट किसे कहा जाता है, बताइए इसका आंसर जल्दी से, किस किस को पता है, जल्दी 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 देखिए ऑप्शंस को सभी। तो आई होप आंसर सभी ने सोच लिया होगा। बटर फ्रूट किसे कहा जाता है, एवोकेडो को कहा जाता है। ओके, बटर फ्रूट किसे कहा जाता है, एवोकेडो को। और इसको बटर फ्रूट के साथ साथ इसे फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। ओके, एवोकेडो को ही, एक तो इसको बटर फ्रूट कहा जाता है और एक फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड कहा जाता है एवोकेडो को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग ऑफ नट्स किसे कहा जाता है, तो किंग ऑफ नट्स किसे कहा जाता है इनमें से, बताइए, बादाम, अखरोट, मूंगफली या काजू, बताइए जल्दी से, आंसर दीजिए सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, अखरोट। किंग ऑफ नट्स वॉलनट, यानी कि अखरोट को कहा जाता है। और जबकि क्वीन ऑफ नट्स किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पीनट को, यानी कि मूंगफली को कहा जाता है। तो राजा कौन है नट्स का, अखरोट हो गया, और रानी कौन हो गई, पीनट हो गई, यानी कि मूंगफली हो गई। ओके, तो आई होप ये सब आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और फलों का राजा किसे कहते हैं, आम को कहते हैं। और फलों की रानी किसे कहते हैं, लीची को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आम की किस्में हैं, अब देखिए, बताइए जल्दी से, इसमें से आम की किस्में कौन कौन सी हैं, बताइए जल्दी से, आम की किस्में।
तो इसका आंसर क्या होगा, ये है सभी। देखिए आम्रपाली, निरंजन, लंगड़ा आम, नीलम, ये सभी की सभी आम की किस्में हैं। ओके, ये आप सबको याद रखनी है। आम्रपाली, निरंजन, लंगड़ा आम और नीलम आम की किस्में हैं, सारी की सारी। अब देखिए, आप देखो आम्रपाली में तो आम पहले ही आ रहा है, तो आम की किस्म हो गई। ओके, लंगड़ा आम में भी आम आ रहा है, ये भी आपको याद हो जाएगी। नीलम, नीलम में भी पीछे मैं आ रहा है और आम में भी पीछे मैं आ रहा है, तो ये भी आपको याद हो गई होगी। ओके, एक निरंजन आपको याद रखनी है, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं कि निरंजन आम खाता है। ओके, तो ये सारी की सारी आम की किस्में हो गई, ये याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में रोग किस तत्व की कमी से होता है? यहाँ पर लिख लीजिए, नींबू में डाइबैक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो डाइबैक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है नींबू में, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉपर यानी कि तांबा। ओके, कॉपर की कमी से नींबू में डाइबैक रोग होता है। ये इंपॉर्टेंट रोग आपको पता होने चाहिए। इन पर मैं क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि ये दिक्कत हो जाती है, फिर बच्चों को एकदम से सारे रोग याद नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आपको एक अलग सी वीडियो प्रोवाइड करा दूँ रोगों की और नस्लों की। ओके, तो अब बताइए केले का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बताइए, आपको पता है वानस्पतिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, वानस्पतिक नाम आपको पता होने चाहिए। ये सिर्फ हरियाणा के एग्जाम्स में ही नहीं, जो एसएससी, रेलवे वगैरह है उनमें भी पूछे जाते हैं। तो केले का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मूसा पैराडिसियाका। ओके, मूसा पैराडिसियाका। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए, सारे के सारे ऑप्शंस मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर 4-5 फ्रूट्स के नाम और याद हो जाएंगे आपको। मेजीफेरा इंडिका, ये किसका नाम है वानस्पतिक? तो ये नाम है आम का। ओके, मेजीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम है। मूसा पैराडिसिया का केला का है ही, मैं आपको बता चुकी। मेलस प्यूमिला, मेलस प्यूमिला किसका वानस्पतिक नाम है? ये नाम है सेब का। आप देखो, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। मेलस, मेलिक एसिड किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है, तो मेलस प्यूमिला सेब का नाम हो गया। सीडियम गुवाजावा, ये है अमरूद का। अब देखिए, अमरूद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुवावा। ओके, और इसमें के पीछे क्या है? तो गुवा जावा, तो सीडियम गुवा जावा। गुवा जावा से आप याद रख सकते हैं ये अमरूद का नाम है, क्योंकि गुवावा बोलते हैं इंग्लिश में अमरूद को। और केरी का पपाया, अब इसमें पीछे क्या रहा है? पपाया, पपाया यानी कि पपीता, तो ये पपीते का नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप वो सारे वानस्पतिक नाम आपको याद हो गए होंगे। एप्पल बाउल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो एप्पल बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। एप्पल बाउल ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, यानी कि एप्पल यानी कि सेब, मतलब सेब का कटोरा। ओके, किसे बोला जाता है? हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, सब्जियों वाली फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो सब्जियों का अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, बताइए जल्दी से, आंसर दीजिए। तो सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मैं आपको फिर बोल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है स्पीड में मैं बोल रही हूँ, आप ऑप्शंस अच्छे से ध्यान से नहीं देख पाते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस देख लिया कीजिए। ओके, जिन स्टूडेंट्स को आता है इससे उनका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, उनकी फटाफट से रिवीजन भी हो जाएगी, और जिनको नहीं आता उनको याद भी हो जाएंगे अच्छे से, उनका टेस्ट भी हो जाएगा, एनालिसिस भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ओलेरीकल्चर। सब्जियों के अध्ययन को कहते हैं ओलेरीकल्चर, और फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। ओके, गाजर में क्वार्टर स्पॉट रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो गाजर में क्वार्टर स्पॉट रोग किसकी कमी के कारण होता है, बताइए जल्दी से। 29 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। गाजर में क्वार्टर स्पॉट जो रोग होता है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अब इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं, क्वार्टर स्पॉट कैसे शुरू हो रहा है, और कैल्शियम में भी शुरू में क्या आ रहा है? कै ही आ रहा है, तो कैल्शियम, क्वार्टर स्पॉट कैल्शियम। ओके, आई होप ये रोग आपको यहीं पर याद हो गया होगा। जल्द ही एक वीडियो लेके आएंगे रोग पर, उसमें ऐसे ही ट्रिक से कुछ अच्छे से बीमारियां याद करेंगे पौधों की सारी। खीरे में कड़वाहट किसके कारण होती है? अब जिसने कल रात का क्विज देखा होगा 10 बजे वाला जो डेली क्विज होता है, उसमें मैंने आपको मूली का पूछा था, और उसमें जब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे साथ साथ, तो जिसने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान से सुने होंगे ना, वो इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएगा। तो क्या आंसर है इसका? कुकुरबिटेसिन। ओके, खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। बाकी के केमिकल्स भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। अब एंथोसायनिन, इसकी वजह से क्या होता है? एंथोसायनिन की वजह से होता है, प्याज में जो लाल रंग होता है ना, वो एंथोसायनिन की वजह से होता है। ओके, गाजर में भी लाल रंग होता है ना, वो थोड़ा एंथोसायनिन की वजह से होता है। गाजर का नारंगी रंग तो कैरोटीन के कारण होता है, लेकिन लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है। करक्यूमिन हल्दी का जो रंग होता है ना, वो करक्यूमिन के कारण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट,
देश में पशुओं की गणना कब शुरू हुई थी? तो भारत देश में पशुओं की जो जनगणना स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी? बताइए जल्दी से, पशुओं की जनगणना कब स्टार्ट हुई थी देश में? आपको पता होना चाहिए, जो भी पहला हो, जो भी पहली चीज़ हो भारत में, हरियाणा में, कहीं भी, वो इम्पोर्टेंट होती है। तो देश में पशुओं की जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 1919 में। जो जनगणना, पहली जनगणना हुई थी ना पशुओं की, वो वर्ष 1919 में हुई थी, और ये हर 5 वर्ष बाद कराई जाती है। पशुओं की जनगणना कब कराई जाती है? हर 5 वर्ष बाद, और 1919 में स्टार्ट हुई थी। जो देसी घी होता है उसमें सुगंध किसके कारण होती है? यानी कि उसके अंदर आप सूंघ के देखते होगे, आपको खुशबू आती होगी देसी घी के अंदर, तो वो किस वजह से आती है? इनमें से बताइए जल्दी से, किस कारण आती है देसी घी में सुगंध? आंसर दीजिए। तो आंसर इसका क्या होगा? डाई एसिटिल। देसी घी में सुगंध किसके कारण आती है? डाई एसिटिल। अब देखिए, आप डेली खाना तो खाते ही होंगे और देसी घी भी लगाते होंगे, तो आप जब भी खाना खाओ, घी देखो, आप मन में सोच लिया करो कि ये डाई एसिटिल के कारण इसमें खुशबू आ रही है। तो आपको 1-2 दिन सोचोगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गाय की नस्ल कौन सी है? तो देखिए, इसमें से गाय की नस्ल कौन सी है? साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी, या ये सारी की सारी गाय की नस्ल है? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? यह सभी, ये सारी की सारी गाय की नस्लें हैं। अब देखिए, साहिवाल काफी फेमस है, पता ही होगा सबको। लाल सिंधी गाय की नस्ल है, ये भी सबको पता होगा। गिर, गिर कहाँ पाई जाती है नस्ल? गुजरात में पाई जाती है। और देवनी, अब देवनी आप कैसे याद रख सकते हो? देवनी इतनी फेमस नस्ल नहीं है, देवनी को आप इस तरह याद रख सकते हो। गाय को हम क्या मानते हैं? एक तरीके से देवी मानते हैं। ओके, आपको पता ही होगा। तो देवनी इस तरीके से गाय की नस्ल, ये भी याद होगी। तो ये सारी की सारी गाय की नस्लें आपको याद हो गई, आई होप। निम्न में से भैंस की नस्ल कौन सी है? अब बताइए, इनमें से भैंस की नस्ल कौन सी है? नीली, रावी, जाफरबादी, सुरती, बदावरिया, ये सारी की सारी भैंस की नस्लें हैं। बताइए जल्दी से। अब देखिए, इसका आंसर होगा यह सभी, यानी कि नीली, रावी, जाफरबादी, सुरती और बदावरी, ये सारी की सारी भैंस की नस्लें हैं। ओके, और मुर्रा मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मुर्रा का तो सभी को पता ही होता है, तो उसको डालकर क्यों टाइम वेस्ट करना। मुर्रा तो काफ़ी फेमस नस्ल है। तो ये सारी की सारी भैंस की नस्लें हैं। ओके, तो इस पर ट्रिक्स भी लेके आएंगे जल्दी ही। आप ना 2-3 नस्लें याद कर लीजिए, जैसे गाय की नस्लें याद कर लीजिए, जो बची वो भैंस की हो जाएगी। गाय की कर लीजिए, भेड़ की भी ज़्यादा नस्लें नहीं होती, वो भी मैं आपको याद कराई दूंगी। नस्लों पर डोंट वरी, अलग से करेंगे। ओके, ये टॉपिक्स जो थोड़े मुश्किल है। गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? अब देखिए, गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है इनमें से? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? कांकरेज। जो गाय की सबसे भारी नस्ल है ना, वो कांकरेज है। और दुधारू नस्ल कौन सी है? साहिवाल। और सबसे अधिक दूध देने वाली जो गाय की नस्ल है ना, वो है होल्स्टीन फ्रीजियन। ओके, विदेशी भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब देसी भैंस का वैज्ञानिक नाम तो सभी को पता ही होगा, तो विदेशी भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए जल्दी से। जो एनिमल हस्बेंड्री ध्यान से पढ़ता होगा उसको तो इसका आंसर पता ही होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता तो यहाँ पता चल जाएगा। ओके, क्योंकि सीखते रहिए, बोर्ड टाइम आपके एग्जाम्स के लिए। तो विदेशी भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? जीनस सिंसेरम। ओके, जीनस सिंसेरम इसका आंसर होगा। अब देखिए, देसी भैंस का वैज्ञानिक नाम तो है जीनस बुबेलस, लेकिन जो विदेशी भैंस का वैज्ञानिक नाम है वो है जीनस सिंसेरम। आपको पता है, जो विदेशी भैंस है उसको क्या बोला जाता है? दलदली भैंस। और देसी भैंस को क्या बोला जाता है? जल भैंस। ओके, भारत में सर्वाधिक वसा वाले दूध उत्पादन के लिए कौन सी भैंस प्रसिद्ध है? यानी कि किसके दूध में सबसे ज्यादा फैट होता है? कौन सी भैंस के दूध के उत्पादन में? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? बदावरी। सर्वाधिक वसा यानी कि सबसे ज्यादा फैट वाले जो दूध का उत्पादन करती है ना, वो बदावरी नस्ल की भैंस करती है। ओके, और पूछा जाए कि भैंस दूध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। ओके, सबसे ज्यादा दूध भैंस का उत्तर प्रदेश में होता है, और गाय का होता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भेड़ की कौन सी नस्ल दूध हेतु इस्तेमाल होती है? अब देखिए, भारतीय भेड़ की कौन सी नस्ल दूध के लिए यूज की जाती है? अब देखो, भेड़ का आपको पता होगा, जो भेड़ की नस्लें होती हैं वो कई चीजों के लिए यूज होती हैं, ऊन के लिए भी, मांस के लिए भी, दूध हेतु भी। तो दूध हेतु कौन सी यूज होती है? तो इसका आंसर होगा ये सभी। ये जो दूध के लिए जो यूज होती है ना, ये चारों नस्लें यूज होती हैं, लोही भी, कूका भी, गुरेज भी और नुरेज भी। ओके, ये सारी की सारी दूध की नस्लें हैं भेड़ की।
तो आई होप आपको याद हो गई होंगी, लोही, कूका, गुरेज, नुरेज। देखिए इनमें गुरेज नुरेज ये तो सेम सेम सी है, और लोही और कूका आपको याद रख लेनी है, भेड़ की नस्लें हैं। ओके, भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली नस्ल कौन सी है? देखिए सारी की सारी नस्लें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मेन याद करनी है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट सी है, जैसे कि दूध वाली कौन सी है, सबसे ज्यादा ऊन कौन सी देती है, सबसे ज्यादा दूध कौन सी नस्ल देती है किसी भी उसकी, तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए। बस सारी की सारी नस्लों के रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं आपको। भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली नस्ल कौन सी है इसमें से? तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। मैरिनो। ओके, मैरिनो भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली नस्ल है, इंपॉर्टेंट है। विश्व की दूध की रानी किस बकरी को कहते हैं? तो विश्व की दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है इसमें से? सानेन। विश्व की दूध की रानी की बकरी कौन है? सानेन। ये स्विट्जरलैंड की बकरी है, और सबसे ज्यादा दूध की रानी इसी को बोला जाता है, सबसे बहुत ज्यादा दूध देती है सानेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पूछा जाए ना पेपर में यदि, तो उसका आंसर होगा मखदुम, यानी कि मथुरा। मथुरा जो यूपी में है ना, मथुरा यूपी में है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ओके, अनुसंधान संस्थान जो मेन है, याद होने चाहिए आपको। गाय की गर्भावधि कितने दिन की होती है? अब गाय की गर्भावधि कितने दिन की होती है आपको पता है, पूछी जाती है गर्भावधि भैंस की, गाय की। तो गाय की गर्भावधि होती है 280 दिन, लगभग 280 दिन गाय की गर्भावधि होती है। और भैंस की कितनी होती है? 310 दिन। और भेड़ की कितनी होती है? 150 दिन, यानी कि लगभग 150 दिन। बकरी की होती है लगभग 151 दिन, पेपर में 150 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सूअर की 114 दिन होती है। वैसे मेनली आपको गाय की, भैंस की, भेड़ की और बकरी की याद रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, रखो या ना रखो। मुर्गी के अंडे का कवच किसका बना होता है? तो मुर्गी के अंडे का कवच किस चीज़ का बना होता है? जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका आंसर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। मुर्गी के जो अंडे का कवच बना होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, मुझे पता है आज आपको थोड़ी मुश्किल लग रही होगी ये वीडियो, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन ये एनिमल हस्बेंड्री जिसने पढ़ रखी है उसको नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अब एनिमल हस्बेंड्री आप करते तो कम हो, तो फिर वो अक्षर नए नए से तो लगेंगे ही। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। और तो और मूंगा रेशम उत्पादन में ना भारत का एकाधिकार है, यानी कि विश्व में ना ज्यादातर सिर्फ भारत में ही होता है जो मूंगा उत्पादन होता है, मूंगा रेशम का उत्पादन होता है। ओके, और भारत में रेशम जो सबसे ज्यादा उगाया जाता है वो शहतूत पर उगाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्षेत्र कहाँ है? अब देखिए, आपको पता है अनुसंधान संस्थान जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपको पता होने चाहिए। तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्षेत्र जो है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में है। ओके, बहरामपुर सुनकर आई थिंक आपको कुछ और भी याद आना चाहिए। कौन आपको याद होगा वहां पर क्या हुआ था बहरामपुर में? और क्या बताइए कमेंट बॉक्स में, जिसको पता है बहरामपुर में और क्या हुआ था पश्चिम बंगाल के में। ओके, हरियाणा जीके से रिलेटेड है कुछ, ये बताइएगा मुझे जिसको पता है। और केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1949 में हुई थी। ओके, रेशम का धागा क्या होता है? अब रेशम का धागा क्या होता है, यानी कि इसमें से किस चीज का बना होता है रेशम का धागा? प्रोटीन से, सेलुलोज से, कार्बोहाइड्रेट से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। जो रेशम का धागा होता है ना वो प्रोटीन होता है। ओके, अब बात रेशम के धागे की कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि कपास और जूट का क्या होता है। तो देखिए, कपास एवं जो जूट का धागा होता है ना वो सेल्यूलोज का होता है, लेकिन रेशम का किसका होता है? प्रोटीन का होता है। आपको याद होनी चाहिए ये चीजें भी। ओके, रेशम का धागा क्या होता है? प्रोटीन होता है। और जूट और सूत यानी कि कॉटन, दोनों का ही जो धागा होता है ना वो किस चीज का होता है? सेल्यूलोज का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है ये आपका पॉइंट। मुझे पता है आप सबको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप वीडियो को आज देख लीजिए, एक बार कल या परसों फिर से देख लेना, और 2-4 दिन बाद एक बार फिर से देख लेना जब आप फ्री हो। ओके, या फिर सिर्फ सुन लेना जब आप फ्री बैठे हो, आराम कर रहे हो, आपको उसी में याद हो जाएंगी ये सारी की सारी चीजें। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? अब ये इसका आंसर तो सभी को पता ही होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। सोनपुर जो कि बिहार में है, वहां भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। लेकिन हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो इसका आंसर क्या होगा? झज्जर। झज्जर के जहाजगढ़ में
हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। आई होप इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा, इजी था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? हिसार। हिसार में है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। भैंस अनुसंधान केंद्र भी है हिसार में, बहुत सारे अनुसंधान केंद्र है हिसार में, आपको सभी याद होने चाहिए। एक हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान है, एक केंद्र भैंस अनुसंधान केंद्र है, सूअर प्रजनन फार्म है, भूर प्रत्यारोपण प्रयोगशाला है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, ये सारे हिसार में ही हैं, सभी याद होने चाहिए। मेनली ज़्यादातर हिसार में ही है। सघन पशु विकास कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ? तो आपको पता है सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया था। अब ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली पूछा ही जाना था। तो क्या होगा इसका आंसर? तृतीय, यानी कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी ना, उसके दौरान सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IARI कहाँ है? तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पता होना चाहिए सभी को। तो कहाँ है ये इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में है। सबसे पहले ये बिहार में था। ओके, पूसा जो है बिहार में एक जगह है, वहाँ पर 1905 में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में ये नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये अनुसंधान संस्थान आपको याद रखना है, IARI। ओके, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम जैविक राज्य की उपाधि किस राज्य को मिली है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप इसका आंसर तो सभी को पता भी होगा। जैविक राज्य की उपाधि किस राज्य को मिली है? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम। भारत के प्रथम जैविक राज्य कौन सा बना है? सिक्किम बना है। तो आज का हमारा क्विज यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ आए होंगे, याद भी हुए होंगे। कोई क्वेरी हो तो नीचे पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में अगर कोई सुझाव हो आप दे सकते हैं वीडियो से रिलेटेड, और क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लग रहा है बताइएगा मुझे। उसके बाद मैं आपको एनिमल हस्बेंड्री की 1-2 वीडियो और करा के आपकी हिंदी, इंग्लिश या कोई और सब्जेक्ट, कंप्यूटर कुछ और स्टार्ट करने वाली हूँ, या साइंस वगैरह, जो भी आप मुझे बताएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप इसके बाद में क्या स्टार्ट करूँ। ओके, आपको किस चीज़ के क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।